वेलकम टू स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 6 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ, देखो पहला प्रश्न है कि भिन्नों 1/75, 2/149, 3/224, 4/299 और 6/449 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन जो है 6 फरवरी 2023 में क्वेश्चन आया सीटेट मैथ्स पेपर 2 के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप कैसे करेंगे। देखिए, अगर 1/75 आप ले रहे हैं और एक को 75 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर 0.01333। ठीक है, अप्रोक्सीमेट यहाँ तक आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप 2/149 की बात करते हैं तो इसका भी आंसर कुछ ऐसा ही मिलेगा, 0.0134 के आसपास आपको आंसर मिलेगा। ये मीन्स 3/, अगर आप 224 करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 0.01339 के आसपास आपको आंसर मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप 4/299 की बात करते हैं, 299 की बात करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 0.0133 और 77 के आसपास आपको आंसर मिलेगा। ऐसे ही 6/, अगर आप 449 की बात करते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, 0.01363 का आप आंसर आसपास आपको मिलेगा। अब पॉइंट आप देख रहे हैं कि 0.01333, ये जो आप ये देख रहे हैं, यानी जो आप पॉइंट में भी यहाँ पर आप यहाँ तक देखें कि जीरो पॉइंट की बात चल रही है, यहाँ पर जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वैल्यू कहाँ तक 0.0133, यानी इतना जो पार्ट है, देखो 2 और 2 4 प्लेस जो है। ऐसे ही यहाँ पर यहाँ देखो 2 और 2 4 प्लेस, यानी यहाँ तक का जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू सब में सेम सा ही आ रहा है, यहाँ तक का जो वैल्यू। ठीक है, यानी पॉइंट के पीछे जो 4 प्लेस है वो यहाँ तक सेम है, इसको छोड़ करके भी। ठीक है, इसको छोड़ करके तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे जो बड़ी भिन्न यहाँ देख रहे हैं वो क्या है, वो कौन सी है, 2/149। तो सबसे अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो कौन होगी, दैट मीन्स 2/149 होगी, जिसका आंसर 0.0134 हमें मिल रहा है। उसके बाद सबसे छोटी भिन्न की अगर बात करें, अगर सबसे छोटी भिन्न की हम बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी भिन्न हमारे पास कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न है 1/75, 1/75, क्योंकि आंसर प्राप्त हो रहा है 0.0133 के बाद 3 प्राप्त हो रहा है। ये 3 है, यहाँ 3 प्राप्त हो रहा है, यहाँ 9, यहाँ 7 और यहाँ 6 और 3, दैट मीन्स सबसे छोटी हो गई ये और सबसे बड़ी हो गई ये। क्लियर हो गया। इस प्रकार से ये आपका आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे बी पार्ट जो है, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया, दैट इज बी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, कितना 2/149 और 1/75 सबसे बड़ी हो गई, 2/149 सबसे छोटी हो गई, 1/75 नहीं 1/75। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन क्या गया है, देखिए 767 और 2773 का एलसीएम उनके एचसीएफ का के गुना है, तो के का मान क्या होगा ये हमें बताना है, ये हमें बताना है के का मान क्या होगा। देखो अगर हम सॉल्यूशन करते हैं इसको, ये हमें दिया है कितना
767 इसे काट लेते हैं, 13 से काटेंगे, 13 5 जा और 13 9 जा, ये सीधा 59 से कटेगा एक बार। यानी कि अगर हम बात करें कि 767 के गुणनखंड करें तो आंसर बना कि भाई 13 मल्टीप्लाई बाई 59, ये इसका फैक्टर हो गया। ऐसे ही अगर हम दूसरी बात करते हैं कितनी 2773 की बात कर रहे हैं, इसके भी फैक्टर करते हैं तो ये 47 से जाता है सीधा सीधा और किसी से कटेगा ही नहीं, और ये 5 और 9 टाइम जाएगा और ये सीधा सीधा 59 से एक बार चला जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 277 जो 3 है वो हमारा 47 मल्टीप्लाई बाई 59 टाइम जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अगर हम इनका HCF देखने लगें, दोनों का HCF देखें, क्या देखें HCF देखें, तो HCF तो सीधा सीधा 59 आ रहा है। अगर इन दोनों का LCM देखें, LCM देखें तो कितना आ रहा है 13 मल्टीप्लाई बाई कितना 47, और जो दोनों में आ रहा है वो एक बार लिख दो 59 जो आ रहा है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 36049 के आसपास आपका आंसर मिल जाएगा, यानी यही आंसर मिलेगा 36049। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारा HCF है उसका K गुना कर दें तो LCM बन जाएगा। यानी कि K का आंसर क्या निकालेंगे कि जो LCM है उसे आप HCF से डिवाइड कर दें। LCM निकला 36049, ठीक है जी। HCF निकला है 59 हमारे पास में, तो ये बन गया हमारे पास में 36049 और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 59 से। तो क्या 6 टाइम चला लेंगे, 6 टाइम 354 होता है, कट गया पूरा तो नहीं कटा, कुछ बचेगा 6 बचेगा सॉरी, तो 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर चला देंगे कितना 59, क्या बच गया 5, फिर 9 आ गया, फिर एक बार चला गया तो फिर 59 पूरा कट जाता है। इसका मतलब कुछ नहीं बचा, तो K का आंसर क्या आ गया, K इजिकल टू बन गया 611, क्या बन गया 611, K का आंसर बन जाता है, K इज़ 611 आपका आंसर बन गया, और ये चला गया C पार्ट के साथ में, C इज़ योर राइट आंसर। इस प्रकार से आए हुए क्वेश्चन को हम इस रूप में यानी इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर, चलिए इस प्रकार से ये वैल्यू कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ही छोटी छोटी आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना था। क्या है कि कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, अगर आपको क्या दिखा रखो -3/4 की पावर -3 डिवाइड में है -4/3 की पावर 7 इजिकल टू -4/3 की पावर 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 5x + 2 है, तो आपको x का मान बताना था। चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 फरवरी 2023 में पूछा गया था। अच्छा, अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हमने दिखा रखा है ये आपका डिवाइड में है, यानी ये साइन जो है डिवाइड में, इसे लिख लेते हैं। देखो -3/4 की पावर जो दिखा रखी है वो -3 है, ये फिलहाल यहाँ ऐसे डिवाइड में दिखा रखा, ठीक है। -4/3 की पावर कितनी है 7 है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दिखा रखा कि भाई -4/3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 4 है, और यहाँ मल्टीप्लाई में 3/4 है और इसकी पावर है 5x + 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो ये हमारे पास जो -3/4 है इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और इसकी पावर -3 फिलहाल अभी, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, ये डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वैल्यू -3/4 की पावर किस में 7 में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ लेना चलिएगा। आगे क्या होता है कि भाई -4/3 यहाँ पर है, इसकी पावर हो गई कितनी 4 दूना 8 हो गई। अच्छा, मल्टीप्लाई में कितना था कि 3/4 की पावर कितना 5x + 2 हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, ये दोनों देखें तो यहाँ पर दोनों बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा -3/4 की पावर कितनी रह गई, प्लस के 7 है, माइनस के 3 है तो 4 रह गई, प्लस की
अच्छा इज इक्वल टू में बात करें, कितना रह गया फिलहाल ये माइनस का 4/3 की पावर कितनी है 8 हो गई, और मल्टीप्लाई में कितना 3/4 की पावर कितना 5x + 2 है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा चलिए, अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इसके अपोन में लेके जाएंगे तो ये कितना माइनस का 4 कितना है -4/3 है। अब इसके उधर ले जाएं तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको 3/4 बना लेंगे तो माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, ये जो वैल्यू हमारे पास में दिखा रखी है ये उधर लेके जाएंगे। मतलब आपके पास में जो वैल्यू फिलहाल ये -4/3 की पावर 8 है इसको, ठीक है। अब जब उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 3/4 की पावर 5 में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस के 5 बन जाएंगे, उधर जाएगी पावर ऊपर जाएगी तो ये वैल्यू +5 में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए +5 में कन्वर्ट हो गई है इक्वल टू, अच्छा तो ये वैल्यू किस में +5 में कन्वर्ट हो गई। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास कितना था 3/4 था हमारे पास में, चलो ठीक, अच्छा हाँ ठीक है, तो 8 और 4 कितना हो गया हमारे पास में 12 हो जाता है। या इसको ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्टली आंसर बना लेते हैं, इसकी वैल्यू ऐसे बना लेते हैं, इसे तो हटा दें, ठीक है। इसका सीधा सीधा आंसर लिख दें कि भाई ये पावर जो है -3/4 है, -3/4 है ना, इसकी पावर सीधा 8 और 4 12 हो गया, उधर ले गए तो पावर 12 में कन्वर्ट हो गई, माइनस भी कर दिया, उल्टा कर दिया, और हमने पावर को प्लस कर दिया आपस में, ठीक है। तो 3/4 की पावर क्या रह गई 5x + 2 रह गई। अब ये माइनस की पावर 12 हो जाएगी, तो माइनस की पावर 12 मतलब माइनस की 1 की पावर 12 बाहर निकाल दीजिए, तो 3/4 की पावर क्या रह गया 12 ही रह गया, इज इक्वल टू 3/4 की पावर यहाँ 5x + 2। हमारा मेन मकसद था कि दोनों के 3/4 बराबर लाने हमें, ठीक है। इस पावर को उधर ले जा करके हमें क्या सिर्फ ये पावर को एक्सचेंज करना था, और आपको यहाँ बराबर 12 लिया है, 12 इन a-1 की पावर 12 जो है बाहर निकाल दिया, यानी प्लस का हो गया 3/4 की बार, बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। ये मीन्स कि 12 = 5x + 2 हो जाएगा। तो 5x का आंसर हो गया 12 - 2, दैट इज़ मतलब 10 हो गया। तो 5x अगर 10 है तो x का आंसर 10/5, यानी कि x का आंसर हो गया 2, तो x का आंसर 2 आ गया जी आपका, ठीक है। ये बन गया आपका राइट आंसर, x का आंसर 2, डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है, 2 इज़ योर राइट आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, दिया गया है कि 2.142 + 1.102 + 0.21 - 4.124 = k - 3.26। तो k में से क्या घटाया जाए कि जिससे इसका मान 2.5 हो जाए। 6 फरवरी 2023 का क्वेश्चन करा रहे हैं, CTET मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। क्या कहता है कि 2.142 में क्या प्लस किया हमने 1.102 प्लस किया हुआ है, प्लस में 0.21 प्लस हुआ है, माइनस में 4.124 और इजिकल टू बना है k - 3.26। चलिए अच्छा प्लस की बात करें तो दिस वन और दिस वन ये सब क्या है प्लस में है, तो कितना 2 और 1 3, तो आंसर बन गया 3.454 बन जाएगा, माइनस 4.124 इज इक्वल टू k - 3.26 बन जाता है। अब इसमें से क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, अगर k को हमें निकालना है, तो k इज इक्वल टू कर लीजिए 3.454 तो ये है ही, और ये 4.124 भी दे रखा, इधर से प्लस और हो गया 3.26, ठीक है 3.2, 3 और 3 6 पॉइंट समथिंग, और इसमें से आप घटाएंगे कितना, तो k का जो आंसर बन जाएगा आपका वो 2.59 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लीजिएगा, k का आंसर 2.59 हो जाएगा। अब ये कहता है कि k में से क्या घटाएं, लेट मान लिया कि k में से आपको x घटाना है, तो ये 2.5 हो जाएगा। k का आंसर है 2.59 में से x जाए तो 2.5 बचे, तो x का आंसर क्या आ गया कि 2.59 में से
2.5 चला जाना चाहिए। इसका मतलब x का आंसर आ गया 0.09। 0.09 x का आंसर बन जाता है। ये आपका आंसर बन गया 0.09 और ये डी पार्ट में आपका आंसर चला जाता है। डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट 16 मल्टीप्लाई बाई 1372 डिवाइड बाई अंडर द रूट 8 मल्टीप्लाई 288 किसके बराबर होगा। 6 फरवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया CTET मैथ्स पेपर 2 के अंदर। चलिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, क्यूब रूट में भी और विदाउट क्यूब रूट में भी, दोनों को देखेंगे। देखो क्यूब रूट की बात करता है इस प्रकार से लिख लेते हैं इसको, 16 है, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये तो इसका हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से 1372 की बात करें, 1372 को अगर हम ऐसे काट लें, फैक्टर कर लें इसके, तो ये 7 से कट जाता है। 7 से काट लो, 2 से काट लो, चलो हमने 7 से काट लिया, बाद में 2 से काट दें, कोई बात नहीं, एक ही बात आएगी। 196 आ जाएगा, फिर 7 से काट लें 28 आ जाएगा, फिर 7 से काट लें 4 आ जाएगा, फिर 2 से काट लें 2 आ जाएगा, फिर 2 से काट लें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कितना आ गया कि भाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इतना आ गया। ये वैल्यू आ गई 16 गुना 1372 की, ठीक है। अच्छा, इधर ये डिवाइड का साइन कहता है, अंडर रूट कहता है। जैसे 8 की बात करें तो सीधा सीधा 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, भाई 2 दूना 4 दूना 8 बन गया, ठीक है। अच्छा, अब कहता है 228 नहीं 88, 288 जो है 288, 28 नहीं, 288 को के फैक्टर करें हमने। क्या फैक्टर हो सकते हैं 288 के, 2 से काट लिया इसको, 1 4 4, फिर 2 से काट लिया, कितना बन गया 72, फिर 2 से कैंसिल करा, क्या बन गया 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, ठीक है, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1, ठीक है। ये बन गया, यानी कितना हो गया हमारे पास में 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी एक तरह से 2 की पावर यहाँ 5 है और 3 की पावर 2 बार ये कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये क्यूब रूट में है, जैसे क्यूब रूट में तो 3 में से 1 बाहर आ गया, 2 बार आ गया जी। इसमें से यहाँ पर 1 2 3 में से 2 बाहर आ गया जी, ठीक है। 7 में से आ गया जी, ठीक है, क्यूब रूट बाहर हो गया जी। ये डिवाइड का अपॉन में ले लो, ये हमारा कितना है 2 की पावर 3 तो ये रहा, और 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 8 हो गया। इसका मतलब 2 की पावर 4 बाहर निकलेगा, 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार मल्टीप्लाई बाहर निकलेगा, ये बात होगी, ठीक है। 3 की पावर 2 है, 1 3 बाहर निकल गया, तो ये दोनों तो कट गए, कितना बन गया 7/, 2 दूना 4 तिया 12, 7/12 आपका आंसर बन गया था। 7/12 चला गया सी पार्ट के साथ, सी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कहता है कि आपको क्वेश्चन 6 फरवरी 2023 में पूछो, 6 फरवरी 2023 का पेपर ही करा रहे हैं पूरा आपको, ठीक है। सभी तरह के क्वेश्चन इसमें पैडागोजी क्वेश्चन भी डाले हुए हैं और आपको कंटेंट वाले क्वेश्चन में डाले हुए हैं, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी और पैडागोजी दोनों क्वेश्चन हम पूरे पेपर को ही सोल्व कराएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, ये कहता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3y माइनस 4 प्लस 6, नीचे 3y माइनस 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 0.6 दिया हुआ। तो ये पूछ रहा है कि इसमें 9y प्लस 2 का मान क्या होगा, 9y प्लस 2 का मान क्या होगा। देखिए अगर इसमें थोड़ी मल्टीप्लाई कर लें इसकी यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा, जैसे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में है 3y माइनस 4, 3y माइनस 4 और प्लस का 6 है, नीचे क्या दिया हुआ 3y माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 5y इज इक्वल टू है 0.6। इसको हटा लें तो नीचे 10 भी आ जाएगा, मतलब ये आंसर 6/10 के इक्वल भी हो जाएगा। चलो अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 6y हो गया, माइनस का 4 2 8 हो गया, प्लस का 6 हो गया, इसे खोल लिया
3y माइनस का 4 है प्लस का 5y हो गया इजकल टू 6/10 हो गया। अब ये 6y है, ये माइनस और प्लस कर देंगे तो माइनस के 2 बन जाएंगे, तो इसको 6y माइनस 2 कह देंगे। नीचे से 5 ये रहा 3 8 हो गया, ठीक है। लेकिन ये माइनस के बनेंगे और ये क्या दिया, प्लस का दिया हुआ, यहाँ प्लस का दिया हुआ भाई, ये प्लस का, तो ये माइनस का बच जाएगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस से कितने बनेंगे, 2y बचेंगे और माइनस से कितने रह गए यहाँ पे, माइनस के 4 रह गए। ये बात समझ में आ गई। ये चल रहा है 6/10 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसको तो कितना हो गया, 60y माइनस का 20 जो है वो इजिकल टू बन जाता है किसके, 6 दूना 12 माइनस का 12y और माइनस का 24 बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इस 12y को उधर लीजिए, 72 हो गया, ठीक है। 72y प्लस के हो गए, इसको उधर ले गए, माइनस के 4 रह गए, तो y का आंसर कितना आ गया, -4/72, 72 बन गया। 18 चौक 72 होता है, 18 आ गया, माइनस का 1/18 आपका आंसर किसका आ गया, y का आ गया। हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, 9y + 2 क्या होगा, तो 9 इंटू माइनस का 1/18, ठीक है, और +2 यानी कि 9 दूना 18, यानी माइनस का 1/2 प्लस का 2, एलसीएम ले लेना, 2 आ जाएगा, तो -1 + 4 क्या हो गया, 3/2। 3/2 को 1.5 भी कहते हैं, क्या बन गया, 1.5 भी कहते हैं। 1.5 आपका आंसर हो गया, 1.5 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल, जो मेरे साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, आपको क्या दिखाना है कि निम्न में से x² और x के गुणनांकों का गुणनफल क्या होगा, यानी इसको आप गुणा करेंगे, इसमें x² और x के गुणांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। जैसे कि सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 6 फरवरी 2023 में पूछा गया था, क्या है कि 2x² माइनस का 3x माइनस 9/x, इसकी मल्टीप्लाई -x + 7/2 में दिखा रखी। अब अगर मल्टीप्लाई की हमने तो क्या बना, माइनस का 2 बना, x³ बन गया, प्लस का कितना बन गया, 14x बन जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास में इट मीन्स 14x वैल्यू बन जाएगी। ये 7/2 नहीं है, 7/x है भाई, ये 7/x है, ये 7/x है, इसे x बना ही लेते हैं, ये 2 नहीं है, ये x है, ठीक है, ये x बन जाएगा, -x + 7/x है। तो ये मल्टीप्लाई की यहाँ पे कितना, ये यहाँ पे कहते x कर दिया, 7 2 14 क्या, प्लस का 14x आ गया, प्लस का कितना आ गया आपकी बात, 3 से करेंगे तो 3x² हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो 7 21 x कट गया, माइनस का 21 आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, वैल्यू किसकी आ जाएगी, 9/x का नंबर आता है, तो प्लस का क्या आ गया, प्लस का 9 रह जाता है और माइनस का 963/x² रह जाएगा। यहाँ तक बात समझ में, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें तो x² और x के गुणांकों के बारे में देखना है। x² का गुणांक है प्लस का 3, x का गुणांक है प्लस का 14, तो x² का जो गुणांक होगा वो क्या निकला, +3। x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, 14। हमें दोनों का क्या चाहिए, दोनों का हमें गुणनफल चाहिए, मतलब हमें तो 3 गुना 14 चाहिए, 14 थी 42 होता, 42 अगर आपका आंसर बन जाता है। 42 चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया राइट आंसर। क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8वां ये कह रहा है कि आपको ये दिया हुआ है, क्या दिखा रखा है भाई, कि 5x
माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या है 35। और क्या दिया हुआ कि एक्स वाई का आंसर कहीं भी हो तो -20 रखते हैं। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 25x अपॉन वाई प्लस 9y अपॉन एक्स क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब 5x माइनस 3y का स्क्वायर कर दिया, उधर 35 का स्क्वायर कर दिया, इधर क्या बन गया 25x स्क्वायर बन गया प्लस 9y स्क्वायर बन गया माइनस 2ab की तरह से 2ab मतलब 15 दूनी 30xy बन गया और 35 का स्क्वायर कर दिया 1225 हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आएगी। चलिए 25x स्क्वायर है प्लस 9y स्क्वायर है माइनस 30 के साथ में xy की जगह -20 रख सकते हैं इज इक्वल टू 1225। यहाँ से 25x स्क्वायर प्लस ऑफ 9y माइनस और प्लस 600 हो गया, दैट इज़ 1225 बन गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। इस 600 को उधर ले गए तो 25x स्क्वायर प्लस 9 ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 625 बन जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। क्लियर? अच्छा, दोनों ओर एक्स वाई से डिवाइड करने पर तो यहाँ भी एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ भी एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ भी एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ से तो एक एक्स कट गया, यहाँ से एक वाई कट गया, यहाँ क्या बचा 25x बटे वाई, यहाँ क्या बचा 9y अपॉन एक्स बचा इज इक्वल टू ये क्या बच गया 625 बटे माइनस का 20 बन गया 625 बटे माइनस का 20 और 5 से काट ले, 5 चौक 20 होता है और 125 आ गया ऊपर, दैट इज -125 बटे 4। ये क्या बन गया आपका राइट आंसर बन जाता है -125 बटे 4। ये ए पार्ट को चला गया, ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। साथियों दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें। ठीक है, एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आपके, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और आपका अपना चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो मेरे साथी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जितने वीडियो CTET जुलाई 2024 के लिए हमने डाली हुई है, जैसे फ़िलहाल ये 10 वीडियो हो चुकी हैं, यानी वीडियो 1 to 10, ठीक है 1 to 10, 10 की 10 वीडियो को आप अपने समय के अकॉर्डिंग आप टाइम लिमिट से बैठें, क्योंकि हर एक वीडियो में हर एक क्लास में 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक क्लास में 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको 30 क्वेश्चन को कितने समय में आप सोल्व कर पा रहे हैं ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास जो है, हर एक प्रैक्टिस सेट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, यानी 10 क्लास में आपको 300 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा चुके हैं, 300 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा चुके हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप ये 300 क्वेश्चन भी लगा लेते हैं आने वाले एग्ज़ाम से पहले, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आई होप दैट, कि जिसे आप सोल्व कर पाने में कहीं भी हिचकेंगे। कहीं ना कहीं डिजिट इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन के, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और क्वेश्चन थोड़े बहुत ही चेंज होते हैं, अन्यथा क्वेश्चन जो है आपको एज इट इज़ भी मिल जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो इन 300 क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार देखें अपने समय के हिसाब से, क्योंकि मैथ के पेपर में मैथ का जो पोर्शन होता है उसी में समय ज़्यादा लगता है, मैथ के पोर्शन में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए कैलकुलेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने आप कम समय में क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। ठीक है, जितना आप समय बचा लेंगे अपना, उतने आने वाले जो और पोर्शन है आपके CDP वगैरह हिंदी वगैरह के, उसमें आप समय दे पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले प्रैक्टिस ज़रूर करें, 10 की 10 वीडियो को फिर दोबारा रिमाइंड करेंगे। 1 से लेकर 10 तक जितनी वीडियो हमने CTET जुलाई 2024 के लिए डाली हुई, हमारे चैनल में जाइएगा, वहाँ से CTET जुलाई 2024 की जितनी वीडियो हैं
1 से लेकर 10 तक की सभी के सभी हर वीडियो में 30-30 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन को टाइम लिमिट के हिसाब से कीजिएगा। अगर आप ये 30 क्वेश्चंस यानी 300 क्वेश्चंस की जो बन जाएंगे टोटल, ये 300 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आने वाला एग्ज़ाम आपका बहुत बेस्ट जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि कोई दुकानदार एक खिलौने को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है और इससे 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि खिलौना का क्रय मूल्य 160 रुपये तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? अगर खिलौने पर क्रय मूल्य 160 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आंसर भी बड़ा सिंपल सा निकल आएगा। ये कॉस्ट प्राइस जो है वो 160 रुपये है। मान लो मार्केट प्राइस जिसे अंकित मूल्य कहते हैं वो x है, यानी x का अब क्या 20% छूट दे रहा है तो 100 में से 20 का कितना 80, 80/100 बराबर 160 का कितना 25% लाभ, तो 100 में 25 जोड़ा था 125/100 बराबर हो गया। ठीक है, काट लिया इससे, कितना हो गया 2 चौक 8, 2 पंजा 10, 25 में 25 चौका 100। ठीक, 4 से काट दिया, 4 चौक 16, 40। दैट इज 4x/5 इज इक्वल टू 40 × 5। हमें निकालना x है तो क्या कर देंगे 40 × 5 × 5 तो ये हो गया, नीचे से 4 और आ गया, 4 धाम 40 होता है। x का वैल्यू कितना आ गया 10 × 25, यानी x का आंसर आ गया 250। x क्या था? x था मार्केट प्राइस। तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना हो गया? खिलौने पर जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा? वो होगा 250 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से 250 रुपये आपका अंकित मूल्य होगा। यही बन गया आपका आंसर, 250 चला गया सी पार्ट के साथ। सी इज योर राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन क्या कहा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने वाला, अगले वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है एंगल ए आपका, अगर एंगल ए जो है आपका कितना दिखा रखा है, अगर एंगल ए जो आपको दिया हुआ है वो कितना है, दैट इज एंगल ए की बात कर रहे हैं। हाँ, जो एंगल ए है वो x है, एंगल बी और एंगल सी के समद्वि भाजक यानी जिसको बाइसेक्टर बोलते हैं डी पर मिलते हैं। अगर एंगल बी का समद्वि भाजक एंगल सी का समद्वि भाजक यानी दोनों के बाइसेक्टर एंगल यानी पॉइंट डी पर मिलते हैं, पॉइंट क्या कहते हैं डी पर मिलते हैं, और ये जो बी डी सी वाला ये वाला एंगल जो है ये 108 डिग्री का दिया हुआ हो, भाई ये तो x है, ये 108 डिग्री का दिया हुआ, तो x का मान बताइए क्या होगा, x का मान बताइए क्या होगा। देखो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है एक्चुअली में कि अगर एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं, अगर किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर इस प्रकार से पॉइंट मिलते हैं तो एंगल बाइसेक्टर पर बना हुआ एंगल कौन सा, इट मीन्स बी डी सी जो होता है वो कितना 90 प्लस एंगल a/2 होता है, यानी वर्टेक्स पर बने गए एंगल का क्या होता है आधा होता है। 90 में जोड़ दें तो वर्टेक्स पर बने गए एंगल का आधा होता है, ये थ्योरम होती है। यानी 108 डिग्री जो है वो क्या बन जाएगा 90 प्लस x/2 हो जाएगा। अगर 108 में से आप 90 माइनस कर लेते हैं तो ये x/2 के इक्वल आ जाएगा। 108 में 90 गया तो 18 बच गया, 18 बराबर कितना है x/2 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x का आंसर 18 दूना 36 आ गया। 36 डिग्री x का आंसर हो जाता है, इज़ योर राइट आंसर 36 डिग्री, यानी ए पार्ट आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़िए जी, 11वें क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है। देखो पॉइंट ये होता है कि अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है, जैसे यहाँ पर इन्होंने ABBCCD, सबसे पहले कोई भी चतुर्भुज बने, अगर हम यहाँ कोई ऐसे चतुर्भुज बना रहे हैं, ये चतुर्भुज बन रहा है मतलब कोई भी इस प्रकार का, भाई मान लिया ABCD कुछ भी बन रहा है इस प्रकार से AB, ठीक है, CD कुछ भी बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डायगोनल कहाँ दिया हुआ है, BD या AC कोई दे रखा हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायगोनल आपका D पार्ट में दे रखा है।
डी पार्ट। अब उसमें पॉइंट ये होता है कि इन दो साइडों का सम जो है, कोई सी भी दो साइडों का सम जो है वो डायगोनल जो है वो बड़ा होना चाहिए। कोई सी भी दो साइडों का सम डायगोनल बड़ा, तो इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर फिगर को बताएं, वैसे फिगर यहाँ कुछ प्रकार से देखी जाएगी कि फिगर हमारे पास ये इस प्रकार से दिखा रखी है कि ABCD फिगर है। अब यहाँ देख रहे हैं कि AD और AB को जोड़ दें डी पार्ट में, AD ये वाला और AB ये रहा, अगर इनको जोड़ दें तो ये BD के बराबर आ गया, ये तो 9 बन गया जी, ये रहा। सिर्फ इसी पार्ट में ऐसा है, सिर्फ इसी पार्ट में ऐसा है कि ये बराबर आ रहा। और में देखा, देखो यहाँ पर देख रहे हैं ये बड़ा आएगा या छोटा आएगा, मतलब ये आपका कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो ये चीज़, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सम जो है इन दोनों साइडों का सम BD से बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ BD इक्वल टू आ गया इनके, यानी त्रिभुज बनने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि यहाँ बराबर है, तो यह एक सरल रेखा बन जाएगी, यानी यहाँ चतुर्भुज संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार का चतुर्भुज तभी बनेगा जब हमारे पास में इन दो भुजाओं का सम इस वाले डायगोनल या इन दो भुजाओं का सम इस वाले डायगोनल से बड़ा हो। क्लियर हो गया? इसलिए डी पार्ट जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है। इसी में ही डायगोनल आपका यानी चतुर्भुज जो है वो की रचना संभव नहीं है, तो डी पार्ट आपका सही आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12वें क्वेश्चन में क्या कहता है। ये कहता है रेखाखंड BC के एक ही और बिंदु A और D इस प्रकार से स्थित है कि आपका DBC और ACB, यानी कि जिसको हम DBC कह रहे हैं, ये वाला एंगल भी 40 है, ये वाला 40 है। आगे अगर हम ABD की बात करते हैं और DCA की बात करें तो ये दोनों 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, यानी ये पूरा तो 60 हो गया, ये पूरा कितना हो गया 60 हो गया, ये पूरा भी कितना हो गया, ये भी 60 हो गया। अगर हम वैसे एंगल की बात करें तो 60 40 100, ये कितना है 80 का रह गया, 60 40 100, ये कितना का रहेगा 80 का रह गया। ट्राइंगल में देखें अलग अलग 80 80 का हो गया। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं, देखो ये हमारे पास अलग अलग ट्राइंगल, इसको सॉल्यूशन इस प्रकार से कर लेते हैं। देखो इसको एक ट्राइंगल हम अलग से ऐसे बनाते हैं, ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, ऐसे कुछ बना ले कि भाई ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया लाइक दिस, ये बन गया ABC। अच्छा दूसरा ऐसे हमने इधर बना लिया, ये भी एक ट्राइंगल टाइप बन गया, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, ये D का नाम दे लिया, इसको B का, इसको C का नाम दे लिया। यहाँ 80 है, यहाँ 60 है, और यहाँ पर कितना है C 40 है इस केस में। यहाँ पर ये 80 है, B एंगल की बात करें तो B 40 है, उस समय C एंगल पूरा 60 डिग्री का है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखो जब हम ACB की बात कर रहे हैं, ACB की बात कर रहे हैं, जब इन ट्राइंगल ACB की बात करते हैं, ACB की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ कितना 80 40 60, क्लियर। जब हम इन ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे वाले की, कौन सा ट्राइंगल, इट मीन्स DBC की बात करते हैं, DBC की बात करते हैं, DBC की बात करते हैं, तो 80 40 60, यानी बाई एंगल 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 प्रॉपर्टी के आधार पे ट्राइंगल ACB कॉन्करेंट हो गया ट्राइंगल DBC के। यही आपका राइट आंसर। ACB से लेकर देखो, ACB से चलेंगे उधर कितना आएगा, इट मीन्स DBC आएगा। एंगल 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों कॉन्करेंट हो जाते हैं। इस प्रकार से इसका जो C पार्ट है दिस वन, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्या कहता है, इसमें कहता है कि निम्न में से कौन सी किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये सॉल्यूशन यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ऐसा कुछ बना लिया इस प्रकार से, ऐसे कोई भी ABC इसका नाम दे लिया इस प्रकार से, भाई 190 डिग्री बना हुआ, ये साइड मान लिया A है, ये साइड मान लेते हैं B है, और इसको हमने स्मॉल c का नाम दे लिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो स्मॉल c का स्क्वायर है वो A का स्क्वायर और प्लस B के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए।
होना चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। इसमें देखते हैं, इस एक ही पार्ट करते हैं। ये क्या कहता है कि 10, 24, 26, 10, 24, 26 क्या करते हैं, 10, 24, 26 की बात कर रहे हैं। 10, 24, 26 अगर हम 10, 24, 26 की बात करें तो देखो 10 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, और जो 24 का स्क्वायर होता है, इन दोनों को जोड़ दें तो ये 26 के स्क्वायर के बराबर होते हैं। यस और नो, ये देखेंगे कि 100 आ गया, ये 576 हो गया और ये वैल्यू 676 होती है। यस बराबर है, 676 बराबर आ गया 676। यस ठीक है, ये तो बनाएगा ही। ये कहता नहीं बनाएगा, नहीं की बात चल रही है। ये ए पार्ट था आपका, कौन सा था, ए पार्ट था। बी पार्ट देख लेते हैं। बी में कितना लिखा रखा, 48, 55, 73। तो 48 का स्क्वायर करते हैं, 48 का स्क्वायर करते हैं, फिर क्या करते हैं 55 का स्क्वायर करते हैं, और फिर क्या करते हैं 73 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304 होता है, 55 का होता है 3025 और 73 का होता है 5329 होता है। तो इनको जोड़ दिया, ये भी 5329 आ गया। यस होता है जी, 5329 होता है। ये भी बना रहा है जी, ये भी समकोण त्रिभुज बना रहा है। सी में चलते हैं। सी कितना है, 12, 35, 47। तो 12 का स्क्वायर करके देखते हैं, 35 का स्क्वायर करते हैं और बराबर 47 के स्क्वायर के बराबर रख के देखते हैं, ए बी सी मानते हुए। ये तो 144 हो गया। 35 करेंगे तो कितना बन गया, ये 1225 हो गया। 47 करेंगे तो 2209 होता है। इन्हें जोड़ा कितना बन गया, 9631 इज़ नॉट इक्वल टू होता है 2209 के। यस, ये बात आपकी नहीं वाले के लिए वेरीफाई हो जाती है, यानी सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप ये बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है या समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। ये लंबाइयाँ समकोण त्रिभुज को फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं। तो 12, 35 और 47 जो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं हो सकती। क्लियर हो साथियों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें, एग्ज़ाम नज़दीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों को वीडियो शेयर जरूर करें। आपका चैनल अपना चैनल है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, आपका अपना चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर ये आपको नोटिफिकेशन देना चाहेंगे कि जितनी भी वीडियो हमने डाली हुई हैं CTET सीटेट जुलाई 2024 के लिए, ये बार बार आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जितनी वीडियो जो भी वीडियो डाली हुई हैं 1 to 10 10 वीडियो आपकी इस वीडियो के समेत हो जाएंगी। 10 वीडियो में 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 300 क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे। जो मेरा भाई, जो मेरा दोस्त इन 300 क्वेश्चन को निकाल करके पेपर देने के लिए जाएगा, ये हम आपको कॉन्फिडेंसली कह रहे हैं। जो मेरा साथी इन 300 क्वेश्चन को निकाल करके विद लिमिट ऑफ टाइम, यानी अपना समय रखते हुए 30 क्वेश्चन आप कितने समय में कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन का आपका क्या समय ले रहे हैं, 30 क्वेश्चन में आप 30 क्वेश्चन को आप ठीक कर पा रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन किस प्रकार से है। अगर आप ये 300 क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कुछ करंट में अभी आए वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अगर आप ये 10 की 10 वीडियो बहुत अच्छे प्रकार से लगा लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे वो सभी क्वेश्चंस, डिजिट चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको इट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अधिकतर आपको प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे कैसे मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत डिजिट चेंज होता है, लेकिन आपको पैटर्न जो है बहुत अच्छी प्रकार से ज्ञात होगा पहले से कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो ये 300 क्वेश्चन आप जरूर सोल्व करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी। अगले क्वेश्चन में कहता है हमारे पास में कि एक बहुफलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, जहां F, E, V क्रम से बहुफलक के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। अब अगर फॉर्मूले की बात करें
कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है कि एफ में प्लस कर दें वी और माइनस ई, फॉर एज को माइनस कर दें तो 2 बन जाता है। यूलर फार्मूला होता है, यूलर का फार्मूला होता है। अच्छा, पॉइंट ये हमारे पास में आया, ए पार्ट को ले लेते हैं। एफ की वैल्यू 6 है यानी 6 है, वी की वैल्यू भी 6 है और ई की वैल्यू 10 है। ठीक है, क्या बन गया, 6 6 12 माइनस 10 बराबर 2। यस, फॉलो कर रहा है। बी पार्ट में देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या कहता है जी, ये n+2 है f की वैल्यू, प्लस v की वैल्यू 2n है, माइनस e की वैल्यू 3n है, बराबर क्या आता है 3। और ये क्या बन गया 3, तो 3n प्लस 2 माइनस 3n इज इक्वल टू 2 ही होता है। कट गया तो यस, ये भी फॉलो कर रहा है यूलर फॉर्मूले को। सी पार्ट में आते हैं। एफ का आंसर है 7, कितना है 7, प्लस वी का आंसर कितना है 10, चलिए, माइनस ई का आंसर कितना है 14। ठीक है, क्या बन गया, क्या बन गया, ये बन गया 17 माइनस 14 बराबर कितना है 3, इज नॉट इक्वल टू 2। यही आंसर बन गया। क्या कहता है, इट मीन्स कौन सा कथन सही नहीं है की बात चल रही है। नहीं है मतलब सी वाला पार्ट सही नहीं है। क्लियर, बस यही बताना था और कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं। 6 फरवरी 2023 के क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। किसी आयत की लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में, दोनों ही पूर्णांकों में है, इंटीजर्स में है। ठीक है, इंटीजर्स में है दोनों ही। इस आयत का क्षेत्रफल 70 निकल के आता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस आयत का परिमाप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, देखो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ यानी एल बी जो आपके पास में है, एल बी जो है वो कितना है 70 है। एल क्या क्या हो सकता है, बी क्या क्या हो सकता है, एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। मान लिया यहाँ एल की वैल्यू 2 ले लें तो बी कितना 35 हो जाएगा। मान लिया एल की वैल्यू हम क्या ले लें यहाँ पे, इट मीन्स 5 ले लें तो 14 × 70 होता है। एल की वैल्यू मान लिया 1 ले लें तो ये बी की वैल्यू 70 हो जाएगी। इस प्रकार से हम एल बी एच ले सकते हैं। अगर हम पहले केस में देखें, फर्स्ट केस में, कि इफ़ अगर एल बराबर 2 और बी बराबर 35 है तो जो परिमाप है जिसको हम आयत का परिमाप कहते हैं, आयत का जो परिमाप है वो 2l + b होता है। यानी 2l का मतलब 2 + 35, 35 तो 2 × 37 हो गया, 37 दूना 74, 74 आ गया। हाँ होता है 74, तो आ रहा है 74, ये नहीं है कि बात का आ गया भाई। दूसरी पार्ट में लेते हैं, सेकंड पार्ट में, इफ़ अगर l का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 14 लेते हैं तो उस समय परिमाप क्या होगा। तब अगर परिमाप की बात करते हैं 2l + b परिमाप जो होता है 2l मतलब 5 + 14 है, ये 5 + 14, 14 5 19, 2 × 19, 19 दूनी 38, 38 है कहीं, ये रहा 38 भी है जी। ठीक है, ये बात भी सही है। तीसरी बात कहते हैं, इफ़ अगर l की वैल्यू आप 1 ले लें और b को आप 70 ले लें, l की वैल्यू a ले लें, b 70 ले लें तो परिमाप कितना बन गया, परिमाप कितना बन गया आपका 2l + b बन जाता है। यानी 2l की वैल्यू 1 + 70, 70 71, 2 × 71 दैट इज़ 142 भी बन जाएगा। यही बन रहा है। तो कौन नहीं बन पाया, 98 नहीं बन पाया। तो 98 आयत का परिमाप नहीं हो सकता, इसलिए 98 इस आयत का परिमाप नहीं हो सकता। 98 आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
16 क्वेश्चन में क्या है कि किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 272 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन निकालना। अगर हम इस प्रकार से रेडियस ले लें कि भाई रेडियस तो 8 दिखा रखी है, हाइट हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या इसको हाइट को रिप्रेजेंट करता हो हमारे पास में, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहते हैं, TSA ऑफ सिलेंडर, क्या होता है 2 पाई R H प्लस R होता है, ये होता है। अच्छा, ये क्या दिखा रखा, 272 पाई दिखा रखा है, इज इक्वल टू 2 पाई, R का मतलब है 8, ठीक है, H प्लस 8 हो गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट जाएगा तो H प्लस 8 की वैल्यू क्या आ गई, 272 बटे कितनी आ गई, 16 आ गई। 16 एकम 16, 16 सत्ते 112। तो H प्लस 8 बराबर 17, H का आंसर कितना आ गया, 17 माइनस 8 बराबर 9, हाइट बन गई 9 सेंटीमीटर की। निकालना क्या है, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, जो पाई R स्क्वायर, H होता है, पाई का आंसर पाई रखेंगे, R का मतलब 8 गुना 8 हो गया, H का मतलब 9 हो गया, 8 64 गुना 9 कर देंगे, 64 गुना 9 कर देंगे तो आंसर कितना बन जाएगा, 576 होता है। इतने पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर बन गया। ये आपका फाइनल आंसर 576 पाई चला गया डी पार्ट के साथ में, डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि किसी घनाभ की आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, तो इस घनाभ का 2/3 आयतन किसके बराबर होगा। फलक की बात करता है, तो फलक की बात कर रहा है, जैसे कि हम फलक यानी LB की बात कर रहे हैं, LB लंबाई गुणाई चौड़ाई की बात करें तो मान लिया वो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेट कर लिया हमने। एक होता है BH ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई, मान लिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। एक होता है HL हाइट और लेंथ की बात करें तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है। मतलब ये हुआ कि आपका टिंग टू क्वेश्चन अगर लें तो क्या होगा, इनके आसन्न फलकों के क्षेत्रफल दिखा रखे। अब इन क्षेत्रफल की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कि भाई LB मल्टीप्लाई बाई HL और LB BH, सॉरी पहले BH कर लेते हैं, LB के बाद में क्या कर लेते हैं, BH कर लेते हैं। चलिएगा BH कर लेते हैं और मल्टीप्लाई HL करते हैं तो ये आंसर 192 गुना 144 गुना 108 बन जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, ये क्या बन गया, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया ऐसे 192 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 108। इसको हम LBH निकालें तो इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा कि 192 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 108, ये बन जाएगा। अच्छा चलिएगा, 192 के फैक्टर करें तो 192 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो करके देख लें कितना बन जाएगा। 192 के फैक्टर कर लें तो ये 2 से कट जाता है जी, कितना 96 बार कट जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे 48 बार, फिर 2 से काट लेंगे तो 24 दूना 48, 2 से काट लेंगे तो फिर ये 12, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 1, यानी 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो यहाँ से देख लिया कि भाई LBH जो चल रहा है वो अंडर रूट में चल रहा है, ऐसे बड़ा रूट लगा लेते हैं, 2 की पावर 6 गुना कितना 3, ये तो इसका वैल्यू हो गया। अच्छा 144 की बात करें और 144 की बात कर लें जी। 144 कैसे काटेगा,
तो 144 क्या फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 2 से काटा तो 72 आ गया, ठीक है, 2 से काट लिया तो 36 आ गया, 2 से काटा 18 आ गया, 2 से काट लिया तो अगले वाला कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, कितना हो गया, 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 हो गया और मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 हो गया। ऐसे ही 108 के फैक्टर कर लें कि भाई 108 के फैक्टर करें तो 108 क्या वैल्यू देगा, तो 108 को 2 से काटेंगे 54, 54 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 बन जाएगा। ऐसे ही 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे तो 1 बार, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 मिल गया। अब इसमें देखें कि अगर रूट से निकालें तो 2 की पावर 6 और 2 8, तो 2 की पावर 8 में से 2 की पावर कितना है, 6 और 2 8 हमारे पास में 8 ही है ना, हाँ, और 4 यहाँ भी है, ये रही 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, तो 6 10 2 12, 2 की पावर 12 में से रूट गया तो 2 की पावर 6 बाहर निकल गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 यहाँ पे 2 2 3 3 6, तो कितना 2 की पावर 3 बाहर निकल गई। 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है 64, और 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 का मतलब 27 हो गया। 64 मल्टीप्लाई 27 1728 होता है, यानी LBH जो है वो 1728 निकल के आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2/3 ऑफ LBH वॉल्यूम का 2/3 करें तो 2/3 कर दिया 1728 का, 1728 का 3 से काट दिया हमारे पास में, 3 5 15, 3 7 21 और 3 6 18, तो 2 गुना 576, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152 सेंटीमीटर क्यूब आंसर बन जाएगा। 1152 चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया था 6 फरवरी 2023 में CTET मैथ्स पेपर 2 में आता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 18वां कि ये कुछ आंकड़े दिखा रखे हैं, इस आंकड़ों में आपको कुछ आंकड़े हैं, इसका माध्यक x है। यदि इन आंकड़ों में 3 और 21 के स्थान बदल के 3 और 21 के स्थान पे 16 और 14 कर दिया जाए, तो अब इन आंकड़ों का जो अगला माध्यांक हो जाएगा वो y हो जाएगा। तो 2x - y क्या होगा। सबसे पहले आंकड़ों का आरोही क्रम ले लेते हैं। आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा, आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा ये देख लीजिए। देखो सबसे छोटा तो 2 है, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 है, फिर 9 है, ठीक है, 2 3 5 9, उसके बाद में क्या बन गया 11 बन गया, फिर 13 बन गया, हैं, फिर 15, फिर 17, फिर 21, ठीक है। चलिए 9 के बाद 11 आ गया जी, 11 के बाद 13 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 17 आ गया और फिर आ गया 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 9, 9 होता है ओड नंबर, ठीक है। ओड का मीडियन क्या होता है, जो दिखा रखा है x, वो क्या होगा n+1/2th टर्म होता है। क्या बन गया 9 + 1 10/2, यानी कि 5th टर्म। 5th टर्म क्या है 1 2 3 4 5, 5th टर्म है 11, यानी x का आंसर आ गया 11। ये बात समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर कर दिए चेंज, 3 के स्थान 3 और 21 के स्थान पर 3 और 21 के स्थान पर क्या कर दिया, 16 और 14 को प्रस्थापित कर दिया। अगर ऐसा हुआ तब आंकड़े क्या बन गए, तो उस समय आंकड़ों का क्रम क्या हो गया, तो क्रम क्या बन गया, आंकड़ों का क्रम क्या बन गया कि भाई 2 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, अब की बार 11 आ जाएगा, अब की बार यहाँ 13 आ गया, फिर ये 14 आ गया, अब की बार 15 और फिर ये 16 इधर आ गया और इधर आ गया 17। अभी भी नंबर ऑफ टर्म्स तो 9 ही है, यानी ओड ही नंबर ऑफ टर्म्स है,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला जो बदल गया अब की बार, मीडियन का वैल्यू वो y बन गया। ठीक है, फॉर्मूला वही है, आंसर वही निकलेगा, फिफ्थ टर्म ही निकल के आएगी हमारे पास में। ठीक है, फिफ्थ टर्म की बार 1 2 3 4 5, अब की बार पाँचवीं टर्म जो है वो 13 बन जाएगी, यानी y का आंसर आ गया 13। हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 2x माइनस वाई, दैट इज़ 2 गुना x मतलब 11 है, माइनस का 13, 2 गुना 11 22 होता है, 22 में से 13 माइनस कर दिया तो 9 बच गया आपका, यही आंसर था। 9 मतलब सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है पृथक पृथक कार्डों पर लिखी संख्याएं 26, 27, 28, 29 डॉट 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 51 तक लिखी गई हैं। एक कार्ड पर एक संख्या, इन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से में बिना देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इस निकाले गए कार्ड पर लिखी संख्या 2 और 3 का गुणज है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यानी 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या क्या हो सकती हैं। 2 और किससे, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या हो सकती हैं, वो हम यहां लिखेंगे। देखो 26 हो जाएगी, 26 हो जाएगी, 27, ठीक है, 28, फिर 30 आएगा, 32 आ जाएगा, 33 कट जाएगा, 34 भी कट जाएगा, 36, 38, फिर 39 भी कट जाएगा 3 से, 40 कट जाएगा 2 से, 40 के बाद में अगला 42, आगे 44, 2 से, 45 3 से कट जाएगा, फिर ये 46, 48, 50 और 51, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 18। कितनी हो गई, 18 टर्म्स हो गई। ठीक है, कुल कार्ड की संख्या कितनी हो गई। अगर हमें कुल कार्ड की संख्या निकालनी है तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसका, 51 लिखा हुआ है, सबसे छोटा 26, एक प्लस कर दो, कितना आ गया 51, 52, 26 गया, 26 आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स है 18, टोटल आउटकम्स निकली 26, 18/26, 2 नमा 2 से 13 कट गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई, 9/13 निकल के आ गई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन गया 9/13, डी पार्ट को फॉलो करता है, ये बन गया आपका आंसर। वीडियो को मेरे दोस्तों लाइक करते रहो, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो आने वाली वीडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। पैडागोजी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पैडागोजी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिखाए हैं पैडागोजी के अंदर। किस प्रकार से, क्या कहता है क्वेश्चन में, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। एक ये है, फर्स्ट है कि उच्चतर शिक्षा और रोजगार के लिए बच्चों को तैयार करना, या बच्चों को कोडिंग के लिए प्रोन्नत और तैयार करना, प्रिपेयर कराना, या गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना, या भविष्य में एक व्यापारी बनाना। चलिए देखिए, गणित जो है इसका आंसर तो सी पार्ट सही है, यानी सी पार्ट इसका आंसर सही है कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव से जोड़कर पढ़ाना होना चाहिए। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, श्रीमती मधु कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए देती है, कौन सी 2 संख्याओं का जोड़ा जाए, कौन सी 2 संख्याओं को जोड़ा जाए कि कुल योग 54 आए, यह किस प्रकृति का प्रश्न है।
6 फरवरी 2023 का पेपर सोल्व करा रहे हैं मैथ्स पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेडागोजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, योग के कौशल की जांच के लिए बंद सिरे वाला प्रश्न है या विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए गलत तरीके से बनाया गया प्रश्न है। ठीक है, या हम कहेंगे कि भाई ये तो गणित चिंतन को बढ़ावा देने के लिए खुले सिरे का प्रश्न है या अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं बनाया हुआ प्रश्न है। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। वैसे तो सी पार्ट इसका आंसर दिया हुआ है कि भाई खुले सिरे वाला प्रश्न ये हमारे पास दिया हुआ है कि श्रीमती मधु कक्षा में प्रश्न हल करने के लिए देती है कि कौन सी दो संख्याओं को जोड़ा जाए कि कुल योग 54 आए। यह प्रश्न खुले सिरे वाला प्रश्न है। यानी खुले सिरे वाले प्रश्न वे प्रश्न होते हैं, खुले सिरे प्रश्न में उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, जिसमें एक प्रश्न का उत्तर विभिन्न तरीके से दिया जा सकता है। प्रश्न के अनुसार अगर हमें इन दो संख्याओं का जोड़ 54 है तो 30 और 24 को 54 कहते हैं, 34 और 20 को 54 कहते हैं, 40 और 14 को कहते हैं, 42 और 12 को भी, इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये एक खुले सिरे वाला प्रश्न। तो गणितीय चिंतन को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, खुले सिरे वाला प्रश्न। ये क्या है, खुले सिरे वाला प्रश्न है। तो गणित इस प्रश्न की जो प्रकृति है वो खुले सिरे वाला प्रश्न है। समझ में हुए? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृतियों पर एक अध्याय पर चर्चा करने के पश्चात शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है कि गाड़ियों के पहिए वृत्ताकार क्यों होते हैं। कक्षा में पूछे गए इस प्रश्न के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये क्या है कि ये समय की बर्बादी है। ऐसा प्रश्न पूछना समय की बर्बादी है। यह शर्मीले विद्यार्थियों को उत्तर देने का अवसर प्रदान करता है या एक विद्यार्थी यानी यह विद्यार्थियों में तार्किक विवेचना विकसित करता है या यह विद्यार्थियों में अभी सारी चिंतन को विकसित करता है। देखिएगा आंसर तो वैसे सी इसका पार्ट सही है, यानी कि यह विद्यार्थियों में तार्किक विवेचना विकसित करता है। यानी आकृति एक पर अध्याय पर चर्चा करने के पश्चात शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है कि गाड़ियों के पहिए वृत्ताकार क्यों होते हैं। तो कक्षा में पूछे गए इस प्रश्न का यह निष्कर्ष निकलता है कि यह प्रश्न विद्यार्थियों में तार्किक विवेचना विकसित करेगा। जैसे गाड़ियों के पहिए गोल होते हैं ताकि वाहन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इस प्रकार की तार्किक चिंतन बच्चों के अंदर वो प्रेरित करेगा, बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन पैदा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति यानी व्यवहार गणित के पाठ्य योजना के लिए सबसे कम रूप से उपयुक्त है। यानी पहला कि अधिगम पर बल देने के लिए गणित के लक्ष्यों को सुव्यवस्थित करना, या दूसरा पार्ट है कि ऐसे कार्य देना जो विवेचन और समस्या समाधान को बढ़ावा दें। तीसरा है कि गणितीय चिंतन को बढ़ावा देने के लिए खुले सिरे वाला प्रश्न होना चाहिए या अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार नहीं बनाया गया हुआ प्रश्न होना चाहिए। देखिएगा आंसर इसका डी है। वैसे तो आंसर इसका क्या है, डी इसका आंसर होगा हमारे पास में। इट मीन्स अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार नहीं बनाया हुआ प्रश्न। पाठ योजना के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक अध्यापक पाठ को पढ़ाने के लिए कई छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है। ये एक इकाई की विषय वस्तु को एक कलांश में पढ़ाता है। इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, इसे ही पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना से संबंधित तथ्य क्या है कि भाई अधिगम पर बल देने के लिए गणित के लक्ष्यों को सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा, गणित के पाठ योजना में सबसे कम रूप से उपयुक्त होता है। कम रूप की बात कर रहा है, कम रूप के लिए डी आंसर हुआ। हाँ, क्या क्या हो सकते हैं वो बताएं कि ऐसे कार्य देना कि विवेचन तर्क और समस्या समाधान को बढ़ावा दे, ये भी पाठ योजना का काम है। विद्यार्थियों के लिए उद्देश्यपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करना पाठ योजना का काम है। पढ़ाई गई अवधारणा पर आधारित पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करने का गृह कार्य देना भी पाठ योजना से जो है कम उपयुक्त है। पाठ योजना से कम उपयुक्त है, इसलिए इसका जो डी आंसर है वो इसका राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है। भाई परिकलन यंत्रों का निरूपण से प्रयोग करना, एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना, या लंबी गणना को करने के लिए गणितीय युक्तियों का प्रयोग करना, या तीन विमाओं वाली आकृतियों के नमूने बनाना। देखिए बी पार्ट इसका राइट आंसर बन जाता है
कि एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना, यानी एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है। व्यवहार, घटनाओं की जांच, विश्लेषण और भविष्यवाणी करने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में ये कहता है कि एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 फरवरी 2023 में पूछा गया मैथ्स पेपर 2 के अंदर कि इसके दो कोण समान हैं, पर्याप्त हैं, परंतु आवश्यक प्रतिबंध नहीं है। या दूसरा पार्ट क्या था, इसके दो कोण समान हैं, आवश्यक हैं, परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। या तीसरा पार्ट कहा गया कि इसके दो कोण समान हैं, दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध हैं। या चौथा कि इसके दो कोण समान हैं, न तो पर्याप्त हैं और न ही आवश्यक प्रतिबंध हैं। देखो सी पार्ट सही है इसका। सी पार्ट राइट आंसर है कि एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के लिए इसके दो कोण समान हैं, दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध हैं। यानी कि अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, या दोनों एंगल बराबर तो दोनों साइडें भी बराबर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 26वां क्वेश्चन ये इस प्रकार से कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान से दीजिए कि कथन ए ये है कि यदि n एक सम संख्या है तो n स्क्वायर भी सम होगा। दूसरा पॉइंट, यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं होगा। तो ये कहता है कि ए बी इज कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए, यानी बी ए का प्रतिस्थिति है, या बी इनवर्स ऑफ ए, बी ए का प्रतिलोम है, ए बी का विलोम है, या ए बी का उल्टा यानी कि विपरीत है। देखिएगा इसको इस प्रकार समझेंगे। आंसर तो वैसे ए इसका ठीक हो जाएगा। अब इसको कैसे ठीक हुआ ए पार्ट, देखिए यदि ए की हम बात करते हैं पॉइंट की, यदि सम n सम है तो n स्क्वायर सम है। देखो n अगर 2 है तो n की वैल्यू 2 की पावर 2 4 होता है, 3 है तो 3 की पावर 2 9 होता है, 4 है तो 4 की पावर 2 16 होता है। इसी प्रकार b की बात करें, यदि n स्क्वायर सम नहीं है, भाई n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है। भाई 3 की पावर 2 9 है तो n क्या है 3 है, 5 की पावर 2 25 है तो n क्या है 5 है। यानी b a की प्रतिस्थिति है, यानी b इज कैसा है कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए, तो ए इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या 27वां क्वेश्चन क्या आता है, जियोजेब्रा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जियोजेब्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह ज्यामिति का बीजगणितीय में अनुप्रयोग है, या यह गणित की शाखा है जो कि ज्यामिति और बीजगणित से संबंधित है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यह ज्यामिति का एक विशेष प्रकरण है, या इट इज सॉफ्टवेयर यूज इन एक्सप्लोरिंग ज्योमेट्री, यानी यह एक सॉफ्टवेयर यानी प्रक्रिया सामग्री है जिसका उपयोग ज्यामिति में खोज यानी अन्वेषण के लिए किया जाता है। देखिएगा वेरी गुड, डी पार्ट इसका राइट आंसर है कि जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर यानी कि प्रक्रिया सामग्री है जिसका उपयोग ज्यामिति में खोज अन्वेषण के लिए किया जाता है। यह एक क्या है इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जो विद्यार्थियों तथा शिक्षकों दोनों के लिए उपयुक्त होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखो निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है, जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर करता है, या अध्यापक की अधिगमकर्ताओं के प्रति धारणा का गणितीय सक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं होता, यह गणितीय सामर्थ्य जन्मजात होता है। ठीक है, देखिए पॉइंट इज ए इज योर राइट आंसर बन जाता है कि गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। ये कथन सत्य है। अन्य कथन असत्य हैं, जैसे कि जेंडर गणित योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये भी असत्य कथन है। अध्यापक की अधिगमकर्ता के प्रति धारणा का गणितीय सक्षमता का प्रभाव होता है, ये भी असत्य है। गणितीय सामर्थ्य जन्मजात नहीं होती है, ये भी असत्य है। तो सत्य क्या है कि गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। दैट इज ए पार्ट राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन में। डिस्कैलकुलिया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कैलकुलिया की विशेषता क्या है।
क्या कि संख्याओं की संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई, या संख्याओं के अंतर ज्ञान की पकड़ में कमी, या संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप के समन्वय करने की अयोग्यता, या वर्णमाला को पहचानने में अयोग्यता। डिस्कैलकुलिया की बात कर रहे हैं। सी पार्ट इसका राइट आंसर, वैसे ए, बी और सी तीनों ही इसके पार्ट बनेंगे कि डिस्कैलकुलिया की विशेषता निम्नलिखित होती हैं। संख्याओं की संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई होती है, जिसको डिस्कैलकुलिया होता है। संख्याओं के अंतर्ज्ञान की पकड़ पे कमी होती है। संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप के समन्वय करने की अयोग्यता होती है उसमें, यानी गणितीय समझ संबंधित विकार को ही डिस्कैलकुलिया कहते हैं। गणितीय समझ और उससे संबंधित जो विकार होते हैं उसको हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि एंगल OAC, जिसको हम OAC यानी ये एंगल 60 का हो, OCA यानी ये एंगल 70 का हो, और एंगल OBD, जिसको हम OBD ये एंगल की बात करें, ये एंगल 90 का हो, तो एंगल ODB यानी इस एंगल को बताइए क्या होगा। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं किसमें कि इन ट्रायंगल ऑफ OAC में देख लें, या AOC कह लें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, AOC कहें। इट मीन्स इन ट्रायंगल ऑफ AOC की बात करें, AOC की बात करें। दो, एक तो क्या है कि एंगल AC और O, उसको हम मान लें X मान लेते हैं उसको, तो कितना हो गया X + 60 + 70, 180 होने चाहिए। 7 6 13 हो गया, नहीं x की वैल्यू 180 में से 130 घटा के मिल जाएगी, यानी कि 50 मिल गई। x की वैल्यू मिल गई 50। अब ये वैल्यू मान लिया हमने y, ठीक है, तो x बराबर y हो गया। क्यों हो गया? क्यों ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि ये x बराबर y बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। तो y का आंसर ही 50 निकल के आया, यानी ये 50 का निकल के आ गया, ये 50 का निकल गया। अब हम इन ट्रायंगल ऑफ कितना BOD में कह सकते हैं, इसको हम z मान लिया, तो कितना बन गया हमारे पास में कि एंगल z प्लस कितना बन गया, एंगल z प्लस 50 और प्लस 90 मिल के 180 बनाते हैं। तो एंगल z क्या हो गया? 180 में से 9 5 14, 140 घटा दो, तो एंगल z क्या निकल के आ गया? 40 डिग्री का निकल गया। एंगल z की ही वैल्यू क्या है? ODB है, तो ODB कितने का आ गया? 40 डिग्री का। 40 डिग्री आपका क्या बन गया? आंसर बन जाता। दैट इज सी पार्ट इज योर राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो में जो अभी तक पढ़ा है हमने 30 के 30 क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे बहनों भाइयों को ज़्यादा शेयर करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथियों को इस वीडियो का लाभ हो सके। चैनल आपका अपना है, चैनल को अगर आपने मेरे साथी नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। फिर दोबारा से कहेंगे आपको कि जितने भी हमने CTET जुलाई 2024 के लिए 1 to 10 वीडियो दे रखी हैं, 300 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, 300 के 300 क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।